हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार एग्जाम्स पे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देख रहे हैं स्टडी मूड, आप लोग जानते हैं जो बिहार पुलिस के लिए अपना अलग वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो उनका एक बुक आया है क्वेश्चन बैंक, जिनमें पूरे 2010 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक जगह संकलन किया गया है। तो उसी बुक का क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे आज। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें 4000 क्वेश्चन है पूरा। कितने क्वेश्चन है? 4000। तो 4000 क्वेश्चन में से हम लोग डेली मतलब जितना हो सके उतना क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पहले आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर कल 150 क्वेश्चन। इस प्रकार से रोज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है, और फुल डिस्कशन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इसका मतलब बुक का PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? छोटा। और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। का अर्थ होता है बड़ा, अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थ कहने का मतलब क्या है कि व्यष्टि में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आएगा, मतलब जो भी किसी एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के, यानी कहने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से आय, व्यय, खर्च जो भी होगा ये सब किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूरा अर्थव्यवस्था का बात आएगा तो आपका आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें आ जाएगा? समष्टि। इसी में आता है आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय वगैरह जो भी आएगा ये सब किस में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो मतलब एक लाइन में अगर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो सीधा समझिएगा जो व्यक्तिगत रूप से, यानी जो व्यक्तिगत रूप से आय, व्यय, खर्च जो भी होगा वो सब किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। और संपूर्ण देश का अर्थव्यवस्था का बात आएगा तो वह समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, यानी व्यक्तिगत रूप से। तो यह क्वेश्चन आपको नहीं फंसना चाहिए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? कीमत को सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा की मात्रा में कमी करने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी मुद्रास्फीति होगा तो महंगाई बढ़ेगा। मुद्रास्फीति कहने का मतलब क्या है? जब भी मुद्रास्फीति आएगा तो मूल्य में वृद्धि होगी, और मूल्य में जब वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है? यह अर्थव्यवस्था की ऐसी दशा है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन को एक अर्थ में कह सकते हैं कि मंदी, मंदी समझते हैं। तो स्टैगफ्लेशन किससे संबंधित है? मंदी से संबंधित है। और एक है ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के संचालन से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। यानी कोई भी बुरी चीज़ क्या होगी? अच्छी चीज़ को उसके संचालन से, उसके चालन से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। एक ग्रेसम का नियम आपका कहता है कि जो भी बुरी मुद्रा होगी वो अच्छी मुद्रा के संचालन को बाहर कर देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? नर यानी पुरुष, पुरुष के बारे में कह रहा है आपसे, ठीक है। और मादा रहती तो महिला के बारे में। तो इसमें से पुरुष का देखिए, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टेरोन और शुक्राणु। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टेरोन और शुक्राणु किसमें आ जाएगा? पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। रिलैक्सिन हार्मोन, या क्या है? हार्मोन है एक प्रकार का, रिलैक्सिन हार्मोन। यह ज़्यादातर जो है मतलब मादा के शरीर में यह निकलती है, गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, यानी आरामदेह पहुंचाता है। तो समझिए ना, रिलैक्स मतलब। अगला देखिए क्या कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन, यह स्तन ग्रंथियों में वृद्धि का नियंत्रण करता है, यानी स्तनी ग्रंथि है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा रिलैक्सिन के बारे में, तो रिलैक्सिन क्या होता है? अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। रिलैक्सिन जो भी हम लोग देखे थे, अगर पूछेगा तो कहाँ से स्रावित होता है? तो
रिलैक्सेशन जो स्रावित होता है आपका अंडाशय और प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ठीक है। कैल्सिटनिन, कैल्सिटनिन क्या करता है, यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। कैल्सिटनिन का कार्य क्या है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है। अब देखिए 56 याद करने से बेहतर है आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। प का नी को का हो यो, पका नी को का दो यो दसम, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 क्या कर रहा है आपका अनुच्छेद 56 कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 56 यानी कि क्या आ गया है इसमें, का यानी का होता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा इससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये तो यहाँ पे समझ गए। अगर आर्टिकल 52 पूछता तो 52 में क्या हो जाता, पद हो जाता। 53 में क्या था, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होती है, क्या होती है, कार्यपालिका प्रधान होता है। 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा से संबंधित होता है, 56 में आपका कार्यपाल आ जाएगा। 57 में राष्ट्रपति दोबारा भी मतलब निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में उनकी योग्यता से संबंधित है। 59 में दशा एवं उन्मुक्ति, दशा एवं उन्मुक्ति होती है। 60 में शपथ, 60 में राष्ट्रपति शपथ लेंगे। 61 में क्या होता है, महाभियोग लगता है, महाभियोग। या 52 से लेकर 61 तक आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति का होता है। ये आपका क्लियर हो गया। पका निको का दुयो दसम। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया है। अनुच्छेद 61 यही है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, जब इस संविधान का अतिक्रमण किया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा आर्टिकल 61 के तहत। और आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 क्या कर रहा है, राष्ट्रपति अपनी व्यक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। राष्ट्रपति जो है अपनी व्यक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करेंगे, प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे। आगे देखिए अनुच्छेद 77 क्या कहता है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। यानी जितने भी भारत सरकार से सभी शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो किनके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है, 77 कहता है। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। KMNO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकाले। देखिए सबसे पहले पता है ऑक्सीकरण संख्या निकलता कैसे है, अगर निकालने आएगा तभी तो ऑक्सीकरण संख्या निकल पाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक याद रखिए, अलीना पहला आवर्त सारणी का पहला है ना, अलीना के रब से फरियाद, ये आवर्त सारणी का पहला लाइन है। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है हमेशा +1 होता है, इतना याद रखिएगा। आवर्त सारणी का पहली लाइन है ये। दूसरा लाइन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पढ़े थे ना हम लोग। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेगा हमेशा क्या होता है, +2 होता है। फिर एक आता है हैलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का जो होता है हमेशा -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, क्या होता है, -1। और जहाँ भी ऑक्सीजन दिखेगा, ऑक्सीजन जहाँ भी दिखेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जो है क्या होती है, -2 होती है। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है। OH जहाँ रहे उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होगी। इतना याद रखिएगा, इतना याद रहेगा तो आगे देखिए कैसे निकालते हैं। KMNO4 में क्या कह रहा है, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। मैग्नीज की तो सबसे पहले लिखेंगे KMNO4। तो K का भी हम लोग देखे थे, पहली लाइन का उसका क्या था, एक था, बस +1 था ना, याद रखिए। अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस, मैग्नीज का निकालना है क्या कर देंगे, X लिख देंगे। मैग्नीज का निकालना है तो X करेंगे। फिर प्लस, ऑक्सीजन का एक है 4 गो, लेकिन जहाँ बोले थे ऑक्सीजन दिखेगा उसका कितना होता है, -2, तक गुना में -2 कर दीजिएगा। गुना में क्या हो जाएगा, -2 और बराबर में 0। अब निकालिएगा मैग्नीज का तो क्या हो जाएगा,
x बराबर +7 हो जाएगा ना, +7 हो जाएगा, +7। तो मैग्नीज का इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन आयन से सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में पूछा है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाया है, 1 + x डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, जो हम लोग पे 4 करके गुना -2 किए थे, ये डायरेक्ट कर दिया है -8 बराबर 0। ठीक है, चलिए यह मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ जब भी आएगा तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं सूखी बर्फ। सूखी बर्फ कौन सा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। इसका उपयोग शीतलक एजेंट के रूप में होता है, शीतलक एजेंट के रूप में होता है। सर्वप्रथम एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने 1835 में शुष्क बर्फ को अनुसरित किया था। कौन किया था सबसे पहले, तो एड्रियन जीन पियर थिलोरियर। शुष्क बर्फ समांतर तरल पदार्थ में परिवर्तित हुए बगैर ही ऊर्ध्वापातित हो जाते हैं, यानी जो शुष्क बर्फ होते हैं वो सीधे क्या होते हैं, एक तरीके से मानिए तो ठोस से सीधा गैस में, तभी ना ऊर्ध्वापातित हुआ, बिना तरल अवस्था में आए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, जितने भी तारे हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य क्या है, सूर्य भी आपका एक प्रकार का तारा है। किस प्रकार का तारा है, तो ये जी टाइप स्टार है, यानी जी टाइप तारा है। कैसा तारा है, जी टाइप। कैसा तारा है, जी टाइप स्टार है, याद रखिएगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वो नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। यानी 2 नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, वह क्या कहलाएंगे, नाभिकीय संलयन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक कौन नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अब यहाँ पर याद कीजिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक। महानदी को उड़ीसा का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कटिहार में किससे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अपना बिहार में जब गंगा नदी 12 जिला से प्रवेश करती है तो बक्सर से प्रवेश करती है और निकलती कहाँ, लास्ट कहाँ करती है, कटिहार में। वही कटिहार में कौन नदी मिल जाती है गंगा में, कोसी। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में, पटना में कितना, 99 किलोमीटर। पटना में कितना, 99 किलोमीटर है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, यानी ऐसा बल जिसका क्षय हो, तो कौन सा बल है, घर्षण बल। घर्षण बल को क्षय होने से बचाने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। घर्षण बल से आप बचने के लिए क्या, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। और हम लोग चल जो पाते हैं, किस कारण चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। घर्षण बल क्षयकारी बल है। संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही क्या है, घर्षण बल कहलाता है। यह बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल सदैव वस्तु की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, इसको याद कर लीजिएगा। घर्षण बल हमेशा सदैव वस्तु की विपरीत कार्य करती है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का सिर्फ आंसर देख लीजिए क्या है। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्यूनिन। ट्यूनिन का क्या हो जाएगा, आंसर क्या दिया है,
क्यूनिन इज टेस्टेड बिट, फिर बिटर होना, यहाँ पे दोनों टी एक साथ होता, ठीक है, बाइटर होता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व होता है, देखिए यहाँ पर केल्विन में ऑप्शन दिया है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। अगर वही आपका जो है डिग्री सेल्सियस में होता है कितना, क्या हो जाता, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कैसे 277 हुआ, सेल्सियस से केल्विन में बदला है, यानी सेल्सियस से किस में बदला है, केल्विन में। तो जब भी सेल्सियस से केल्विन में बदलेगा तो जितना सेल्सियस रहेगा, माने यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व क्या होता, अधिकतम होता। अब इस सेल्सियस से इसमें 273 को प्लस कर दीजिए, कितना कर दीजिए, प्लस 273 हो जाता 277। अगर मान लीजिए यही 200 केल्विन में 277 दिया हुआ है, अब इसको हमें लाना है क्या, सेल्सियस में, यानी केल्विन से लाएंगे सेल्सियस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 273, 273 को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ेंगे और केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए 273 को घटा देंगे, ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है और 277 केल्विन के बराबर है, यानी यही 4 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 277 के बराबर है। क्यों, इसमें 273 जोड़ा हुआ है, काहे जोड़ा हुआ है, तो सेल्सियस से किसमें बदला है, केल्विन में बदला है, ठीक है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन पहले क्या होता है, घटता है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो आयतन क्या होता है, घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस जब ऊपर गर्म होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए फिर मैथ का क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाली पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, लवण मृदोभिद। लवण मृदोभिद यानी नमक में क्या होता है, लवण, ठीक है, इधर याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, लिथोफाइट। लिथोफाइट पौधे कहाँ उगते हैं, कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति, यानी जो चट्टान वगैरह पे जो पौधे उगते हैं उसे हम लोग लिथोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट किसे कहते हैं, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, यानी नमकीन क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वनस्पति उसे हेलोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की वनस्पति, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होती है उसे मीसोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति, यानी टुंड्रा वन वगैरह में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट बोलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इंग्लिश का है, तो इसको इंग्लिश को छोड़ते चलेंगे हम लोग। कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो स्थित है आपका पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। लेकिन वही पीर पंजाल और काराकोरम के बीच में कौन स्थित है, जोस्कर स्थित है। कौन स्थित है, जोस्कर, याद रखिएगा। पीर पंजाल और काराकोरम के बीच में कौन स्थित है, जोस्कर। और पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच कौन स्थित है, तो कश्मीर की घाटी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखिएगा, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अगर आपसे पूछेगा, मध्य हिमालय को हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, ये जो लघु हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है वो कौन करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। और वही अगर बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करना होगा, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करना होगा तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। यानी बृहत हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और वही लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, ठीक है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। क्या था, टिथिस नामक उथला समुद्र था। देखिए जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में इस प्रकार से टकराया तो बीच से जो टिथिस सागर था वो ऊपर की ओर निकला, वही क्या था आपका, वहाँ पे टिथिस सागर था, वही अभी क्या बना वर्तमान समय में हिमालय बना है, ठीक है।
हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कौन दिया था? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कौन दिया था? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर दिया था प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। यानी प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण के तरफ कैसा है? उत्तल है, उत्तल है, और तिब्बत की ओर अवतल है, तिब्बत की ओर अवतल है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का गुना करके 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा वही बताना है। बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो किसका हो जाता है? बोरॉन का होता है। आयनन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और आनुवंशिकी का सिद्धांत पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया था। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल के सिद्धांत को वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। पूछेगा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। यह कुछ नहीं पूछ सकता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रवर्तक ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वेन ने दिया था। कब दिया था? 1838-39 का टाइम था। 38-39 का टाइम था। स्लाइडेन एंड स्वेन ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि जो है आपका सबसे, ये क्वेश्चन तो कई बार 21,391 में रिपीट किया था, कितना बार। तो ये जो ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करेगी सबसे ज़्यादा किसमें करती है? ठोस में। ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और वही अगर रहता है यहाँ पे प्रकाश से तेज संचरण करती है। प्रकाश, तो प्रकाश किस में करेगी सबसे तेज संचरण? निर्वात में। किसमें करेगी सबसे तेज? निर्वात में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही दिया है यहाँ पे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसको स्टार कर लीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ध्वनि तभी गमन करेगा जब उसे माध्यम मिलेगा। यानी ठोस, द्रव, गैस कोई माध्यम होना चाहिए। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर मैथ का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? यानी डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन या अनुलेखन। प्रतिलेखन या अनुलेखन। प्रतिलेखन या अनुलेखन, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह अम्ल है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे हमारे सजीवों के क्वेश्चन पूछता है ना, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो कोशिका हो जाएगा। उसी प्रकार डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हिंदी का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का बहुत सारा है। यहाँ पे क्या है? कमायनी। कौन है? कमायनी। मालती माधव पुस्तक के लेखक भवभूति है।
ये सब याद कर लीजिएगा। मालती माधव पुस्तक के लेखक भवभूति है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है, इसको स्टार कीजिएगा जयदेव का। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर है, यह भी स्टार कीजिए। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी है। ये सारा का सारा इस बुक का यही खासियत है ना, इसमें वही चीज़ डाला गया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लेकर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं गया है। बहुत सारे बुक अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाए होंगे मार्केट से तो देखोगे बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिया ही नहीं गया है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है बस वही दिया गया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हुक का नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए। देखिए हुक का नियम जो कहता है, हुक का नियम सीधे क्या कहता है, किसी भी लचीलेदार पदार्थ पर, किसी लचीलेदार पदार्थ पर लगाए गए बल, यानी कोई मान लीजिए लचीलेदार पदार्थ है, उस पर लगाए गए बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। यानी रबर को खींचे फिर वो अपने स्थान पे आ गया। ठीक है, वही चीज कह रहा है हुक का नियम। तो क्या होता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी लचीलेदार पदार्थ पर लगाए गए बल उसके विस्थापन के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। हुक का नियम बताता है कि प्रतिबल विकृति के सीधे अनुपातिक होता है, यानी अगर आप बल बढ़ाते हैं तो विकृति बढ़ेगा, यानी बल बढ़ाइएगा, बल लगाइएगा तो रबर क्या, रबर बैंड खिंचाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर अपने जगह पे आएगा। और अगर आप बल कम करते हैं तो विकृति भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि रबर बैंड को खींच रहे हैं, मतलब जितना बल लगा रहे हैं उतना खींचा रहा है, फिर जैसे जैसे कम करे वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो क्या दोनों आपस में समानुपातिक है। उदाहरण के लिए दिया, एक स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर या एक रबर बैंड को खींचने पर। चलिए मैथ का क्वेश्चन है ये अभी। मैथ का वही सॉल्यूशन है, मैथ का देख लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का किया जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग करके किया जाता है। उपभोग बचत विधि से आय की गणना को व्यय विधि भी कहते हैं। इसी समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के कुल प्रवाह के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा राष्ट्रीय आय किसमें आ जाएगी, सब समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है, यह भी याद रखिएगा। एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है, नाइक्रोम का। एक हीटर का तंतु किसका बना होता है, नाइक्रोम का। ये टंगस्टन का क्या बना, फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में एक पतला टंगस्टन का तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कम दाब पॉइज या विद्युत प्रभाव पर आधारित है, यानी घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो कम दाब है वो किस पर आधारित है, विद्युत प्रभाव पर आधारित है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है, इसको भी स्टार कीजिएगा। रेडियो सक्रियता की माप किस में की जाती है, जीएम काउंटर में की जाती है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल यानी D2O, D2O का आणविक सूत्र कितना होता है, 20 होता है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 20 होता है, ये भी याद रखिएगा। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कोशिका सबसे अधिक जो प्रभावशाली होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा भी कहते हैं। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी को की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी जो होती है लौ ऑक्साइड के कारण क्या होती है, वो उसके लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी लाल होती है, और उसके इस्तेमाल करना है उर्वरता बढ़ाने के लिए तो उसमें क्या मिला देंगे, चूना। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन पूछता है काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काजू हो जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो सबको पता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है वो राजमार्ग सड़क से संबंधित है, राजमार्ग सड़क से संबंधित है। ठीक है,
लेकिन ये 4 गो प्रमुख शहर को जोड़ा था, 4 प्रमुख शहर को जोड़ा था। कोलकाता, कोलकाता पूरब में, दिल्ली उत्तर में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। मुंबई पश्चिम में और चेन्नई दक्षिण में। यही 4 प्रमुख शहर को जोड़ा गया था। इसकी योजना देखिएगा 1999 में बनाया गया था। इसकी योजना जो बनी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 में बनी थी, ठीक है। 2001 में योजना क्या हो गया, शुरू हो गया था, और 2012 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था बन के, ठीक है। पूरा कब हुआ था, 2012 में। योजना कब बना, 1999 में। इस पर काम शुरू कब हुआ, 2001 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है आपका किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मणिपुर राज्य में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। उसी प्रकार से एक है रबर ट्री नामक पौधा से, रबर ट्री नामक पौधा जिसको बोलते हैं जीवित जड़ पुल। क्या, जीवित जड़ पुल। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ है, मेघालय में है। किसके द्वारा बनाया गया है यह, मेघालय की खासी जनजाति द्वारा। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चिनुकू अमेरिका का है, सही है। फोन अल्पास पर्वत पर, ठीक है। सिरोको, सिरोको कनाडा में नहीं, यही इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। सिरोको कहाँ होता है, यह एक भूमध्य सागरीय हवा है। कैसी हवा है, भूमध्य सागरीय हवा है, जो सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका की ओर, सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक बहती है। सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक बहती है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक चलती है यह सिरोको हवा। कैसी हवा है, तो भूमध्य सागरीय हवा है, भूमध्य भूमध्य सागरीय हवा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है हबूब स्थानीय हवा। हबूब जो स्थानीय हवा है वो सूडान देश में चलती है। बिली वाओ स्थानीय हवा अलास्का में चलती है। मिस्ट्रल स्थानीय हवा स्पेन एवं फ्रांस देश में चलती है। और बुरान स्थानीय हवा रूस देश में चलती है। रूस में कौन सी हवा चलती है, बुरान। बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान है, बसंती यानी शीतलन के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, ठीक है। पादपों में संचित भोजन पदार्थ है। देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन जो संचित करते हैं किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में ग्रहण, स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करते हैं। और हम लोग जो मानव शरीर यानी जो सजीव है वो किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ करते हैं, यकृत में हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन स्टार्च कहाँ होता है, जड़ में। जड़ में ये लोग क्या करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं यानी संचयन करते हैं। ये स्टार्च को मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ को मंड कहते हैं। मानव के शरीर में संचित भोज्य पदार्थ को ग्लाइकोजन के रूप में अवस्थित रहता है। और ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ, यकृत में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है। तो ये जो किसका है, विश्व बैंक का है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछेगा कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। अंकटाड का मुख्यालय अगर आपसे पूछ देगा, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर देखिए वर्ल्ड बैंक में अगर आपको यानी विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 189,
विश्व बैंक में अभी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 189। 195 देश में 189 देश है वो विश्व बैंक का सदस्य है, लेकिन IMF का सदस्य 195 में 190 देश है। 195 में 190 देश है, ठीक है। वर्तमान समय में भी 190 देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। यह क्वेश्चन पूछा था 1 अक्टूबर 2023 को जब एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। HDI रिपोर्ट 1990 से जारी किया जाता है। HDI रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है? 1990 से जारी किया जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? देखिए, सौर मंडल का सदस्य नहीं है कह रहा है। तो सौर मंडल के सदस्य जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं, ग्रह, धूमकेतु, नक्षत्र सब जो होते हैं, सब सौर मंडल के सदस्य होते हैं। या उपग्रह आपका नहीं होता है, उपग्रह नहीं होता है सौर मंडल का सदस्य, उपग्रह नहीं होता है सौर मंडल का सदस्य। अब ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। अरुण कौन सा ग्रह है? लेटा हुआ, लेटा हुआ ग्रह। और ग्रीन प्लेनेट के नाम से, यानी हरा ग्रह के नाम से, ग्रीन प्लेनेट के नाम से कौन जानते हैं? पृथ्वी को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? बौना ग्रह प्लूटो। क्वेश्चन पूछेगा प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया था? 2006 में। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया है? 2006 में। तो 34 नंबर क्या कर रहा है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऊपर हम लोग देखे थे जयशंकर प्रसाद का एक कविता कौन सा था? कमायनी, कमायनी ऊपर में हम लोग देखे थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे। प्रस्तर स्तंभ करने का मतलब पत्थर का स्तंभ, और ये जो संबंध है धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? धर्म वगैरह से संबंधित था। प्रस्तर स्तंभ किससे संबंधित था? धर्म से। पुराणों में अशोक के अशोक वर्धन कहा गया। पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक को देव नाम प्रिय कहा गया है, देव प्रिय यानी देवताओं का प्यारा। अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। कौन किया सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन? अशोक। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा लिपि? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्ठी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 36 नंबर अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है। अधिकारों का आदर्शवाद सिद्धांत मनुष्य के, यानी अधिकार का जो आदर्शवाद सिद्धांत है वह मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है? नैतिक विकास पर बल देता है। सामाजिक विकास का मतलब है समाज के हर व्यक्ति की भलाई में सुधार करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। सामाजिक विकास कब कह सकते हैं कि आपके समाज का विकास होगा, या कब कहते हैं कि हमारा समाज विकसित है, हमारा समाज विकास हो चुका है? जब हर व्यक्ति मतलब जो उस काबिल बन जाए कि कोई चीज़ में बदलाव ला सकता है, ठीक है, यानी अपनी पूरी क्षमता तक जहाँ तक मतलब वो पहुँच सके, उसके पास उतना सोर्स हो जाए, ठीक है। भौतिक विकास से मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत, उचित और अनुचित के बारे में सक्षम समझ विकसित कर सके, समझ विकसित कर सके। भौतिक विकास क्या मतलब? भौतिक विकास का मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो सही और गलत को पहचाने कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, सही गलत को पहचाने, उचित अनुचित के बारे में समझ विकसित कर ले। 38 नंबर गणित का क्वेश्चन है। 39 नंबर इंग्लिश है। चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची घिरना थोड़े होगा, तो उल्टा हो जाएगा ना। नदी के पर्यायवाची सब कौन कौन से हो जाएंगे? सरिता, तटनी, तरांगनी। सरिता, तटनी, तरांगनी। अग्नि का पर्यायवाची सब आग, ज्वाला, पावक, दहन।
इच्छा का पर्यायवाची शब्द चाह, कमाना, अभिलाषा। जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है वो वोल्टता नियंत्रक के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? वोल्टता नियंत्रक के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज को स्थिर करना तथा सर्किट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है। ये जो डायोड का जो प्रयोग है वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज को स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तथा सर्किट में ओवर वोल्टेज ना फ्लो कर जाए इसलिए किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा यह एक अदिश राशि है। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ओम का नियम का पालन नहीं करती है अर्धचालक। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी विद्युत प्रतिरोध को कौन मापेगा? ओम मीटर मापेगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? तो प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसको स्टार्ट कीजिएगा, ये सब ऑनलाइन के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द जो समस्या है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षेत्रवाद से। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धार्मिक पहचान को दूसरे से ऊपर रखना, जो अक्सर समाज में विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देता है। ना सुनते कभी कभी कि सांप्रदायिक दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम इस सब सांप्रदायिक दंगा होते रहता है, यही सब के बारे में है। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को जो खोजा था वो बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। कौन खोजा था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज, इसका अमेरिका का। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोजकर्ता और नाविक थे जिन्होंने 1492 ईस्वी में स्पेन के समर्थन से अटलांटिक महासागर पार किया और गलती से अमेरिका के द्वीपों पर पहुंच गए थे। मार्को पोलो एक वेनिस का व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक था जिसने यूरोप से एशिया तक की यात्रा की थी। कैप्टन जेम्स कुक एक ब्रिटिश नौसेना और मानचित्रकार थे जो प्रशांत और दक्षिणी महासागरों की यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? महासागरों की यात्राओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी जो दोबारा नहीं आ सकता है, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आ सकता है, कोयला। कौन हो जाएगा इसका आंसर? कोयला हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो समय के साथ खुद को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सूर्य, हवा, पानी, पृथ्वी की उष्मा। ये सब क्या होती है? खुद से फिर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कोयला खत्म होगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। जो एक बार उपयोग होने पर खत्म हो जाते हैं और जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कोयला, तेल, खनिज, प्राकृतिक गैस। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तब क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तब राष्ट्रीय आय अपने आप बढ़ जाएगी। नियोजित विनियोग का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी विशिष्ट अवधि में निवेश करने की योजना जो कि वास्तव में निवेश किए जाने वाले धन से अलग हो सकती है। नियोजित बचत का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य की जरूरत या लक्ष्यों के लिए पहले से तय कर बचत करना। यानी हम लोग अपने भविष्य के लिए पहले से ही मतलब बचत करते हैं, जैसे LIC वगैरह करवाते हैं, सब किस लिए? भविष्य के लिए। LIC का यही ना पॉलिसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। साहित्यक का शुद्ध रूप है। साहित्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहित्यक। अब इसी में कुछ शब्द दिया गया है, इस बार कैसे लिखा है? ये गलत है, इस बार ऐसे सही होता है। इमारत में ऐसे ही होता है सही। उंगली में उंगली यही सही होता है। ईसाई, ई वाला ईसाई सही है। इच्छा में ई इच्छा सही है। 47 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन बढ़िया आ गया। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और पायरीन का रासायनिक नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। उनचास नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें निर्मित है वह किससे निर्मित है? सेल खड़ी से निर्मित है। लोथल एवं सुतकोड्डा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। पूछता है सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन है? तो ज्यादातर क्वेश्चन में लोथल ही देता है, सुतकोड्डा नहीं देता है। एकमात्र जगह जहाँ से घोड़ा की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुतकोड्डा से।
घोड़ा की हड्डी। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछता है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह कालीबंगा से मिला है। सुतकोड्डा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यहाँ पे कालीबंगन और लोथल, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है ऑप्शन में वो सुतकोड्डा होता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो कौन थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना था? जो दशकीय वृद्धि दर 25.42% था। कितना था? 25.42% था। बिहार का लिंगानुपात 1106 नहीं, बिहार का जो लिंगानुपात था वो 943 था। ठीक है। कितना था? 918 होगा बिहार का। भारत का लिंगानुपात 943 और बिहार का जो लिंगानुपात होगा 918 होगा। ये क्या दे दिया गया? जनसंख्या घनत्व 1106। ये नहीं होगा, ये इसको काट दीजिए, ये सही है। ठीक है। लिंगानुपात यहाँ पे सुधार कर लीजिए, 918 और 1106 जो है वो क्या है? जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार में किसका सबसे अधिक है? गोपालगंज का। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर जिला के लिंगानुपात सबसे कम है। यानी लिंगानुपात सबसे अधिक पूछे तो गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो स्थित है आपका कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद के उदय का अधिक उपयुक्त कारण है औद्योगिक विकास। जितना भी औद्योगिक विकास हुआ ये सब किसका उदय का कारण बन गया? उपनिवेशवाद का। 53 नंबर इंग्लिश है। चलिए 54 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में, जिस भाग को संविधान क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नीति निर्देशक तत्व है ना भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता बताई है। क्या बताइए? अनूठी विशेषता है अनुच्छेद 39 कहता है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। क्या हो? अधिकार हो। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा भी हम लोग ऊपर देखे थे। लोथल क्या था? बंदरगाह था, पतन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन था। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे पूर्वीय स्थल है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता का अगर चारों तरफ का स्थल देखेगा तो पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकोड्डा, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में वाला क्षेत्र था। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चनहुद्रो से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यही से विशाल स्नानगर प्राप्त हुआ था या विशाल अन्नागर प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है?
संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अविभाज्यता है, अद्वैता भी है, अविशिष्टता नहीं होगा, स्थायित्व भी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 57 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? जो लागू किया था 1965 में लागू किया था। इंग्लैंड अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया था? 1965 में। 1965 में। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था सप्तवर्षीय, 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। यानी इंग्लैंड में अगर पूछेगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपको इससे आगे मतलब लगभग 200 क्वेश्चन कल करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका और आगे क्वेश्चन कराया जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।